अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे एंजाइम्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा टॉपिक का नेम है एंजाइम कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? खसूसियात कि एंजाइम्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एंजाइम्स की क्या क्या खसूसियात हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह कि एक तो ये पूरा ही आ जाता है फुल मार्क्स का, या फिर बेटा इसमें से कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आ जाती हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स जो है वो बेसिकली हम फीचर्स पढ़ने लगे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने लगे, क्या क्या फीचर्स हैं। एंजाइम्स जो होते हैं हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है ना। देखिए बेटा जो जितने भी हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स का लॉन्ग चेन होता है जिससे मिलके जो कि हमारे पास प्रोटीन बनाता है, मगर ये लॉन्ग फॉर्म में नहीं रह सकता क्योंकि बॉडी के अंदर और सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको सीधा रखे। तो ये अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं और कभी कभी फोल्ड करने के बाद ग्लोब्यूलर शेप में आ जाते हैं। ग्लोब्यूलर का मतलब होता है कि ये गोल हो जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन ही नेचर है, मगर हमारे पास क्या होते हैं? ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। ग्लोब्यूलर ग्लोब से निकला है, गोल चीज़ से निकला है। तो एंजाइम ज़्यादातर जो होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, अमाइनो एसिड्स से मिलके बने हुए हैं। और सेकंड इसका ये पॉइंट है बेटा कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को 1000 गुना या मिलियन टाइम स्पीड अप करते हैं, मगर उस केमिकल रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होते। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो तक भी एग्जांपल दे के समझा चुकी हुई आप लोगों को, दोबारा दे रही हूँ सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए कि अगर आपने पानी के अंदर जो है वो कोई मिक्सचर या चीनी या रूह अफ़ज़ा घोला या जामे शीरी को मिक्स किया है, तो अगर वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, वैसे तो वो हो जाता है, मगर अगर वो नहीं हो रहा तो आप उसमें रेत या सैंड शामिल कर दीजिए तो वो पानी और रूह अफ़ज़ा को जल्दी मिक्स कर देगा और ख़ुद सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है। ये एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ कि एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन को ऐसे स्पीड अप करते हैं और ख़ुद उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, वहीं पर अगेन मौजूद होते हैं फॉर फर्दर रिएक्शन। तो एंजाइम्स का पहला फीचर क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और इसके अलावा सेकंड क्या बताया कि ये जो होते हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, मिलियन टाइम जो होता है वो स्पीड अप करते हैं, मगर उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते मगर खुद उसमें कंज्यूम नहीं होते। ठीक है। थर्ड ये पॉइंट है बेसिकली बेटा कि जो एंजाइम्स होते हैं हमारे पास वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। थर्ड जो उसकी बनती है वो स्पेसिफिसिटी बनती है। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। जैसे 9th की टीचर है अगर वो बायो के लिए रखी है तो वो आपको बायो ही पढ़ाएगी, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही। इस तरीके से समझा रही हूँ कि एंजाइम्स होते हैं, जैसे रिस्पायरेशन के जो एंजाइम्स हैं या ख़ास स्टेप का जो एंजाइम है वो उसी स्टेप को ही एक्सेलरेट करेगा या बढ़ाएगा, वो फोटोसिंथेसिस में नहीं यूज़ हो सकता। तो एंजाइम जो होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? उस मॉलिक्यूल को जिसके साथ एंजाइम एक्ट करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ एंजाइम ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ आपको। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है इसकी एक्टिव साइट। एक्टिव मीन्स कि जो तेज साइट मीन्स जगह। इसका मतलब है कि एंजाइम जो होता है वो बेसिकली बेटा पूरा के पूरा किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसकी खास पॉइंट होता है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एंजाइम ड्रॉ किया, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, पूरा एंजाइम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसकी खास साइट होती है दैट इज़ नोन एज एक्टिव साइट। ये जो साइट है ये बेसिकली बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्पीड अप का उसको तेज़ कर होती है। ये एक्टिव साइट है। अब मिसाल के तौर पे अब ये एक्टिव साइट की ये शेप है। ठीक है। तो इसके साथ जिस सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है वो ये होगा, इस तरह की शेप होगी। मिसाल के तौर पर जब सबस्ट्रेट आया इसके साथ आके फिट हुआ, उसके बाद एंजाइम उस पर एक्ट करता है और उसको दो प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोडक्ट बन गई, ये सबस्ट्रेट, और ये हमारे पास एंजाइम। ठीक है। तो पूरा के पूरा एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसकी स्पेसिफिक साइट होती है एंड दैट इज़ नोन एज एक्टिव साइट। वो जो होती है वो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होती है। ये फीचर्स अगर आप पॉइंट्स की सूरत में करोगे, पहला तो वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि ये स्पीड अप करते हैं, ये कैटालाइज करते हैं, तेज़ करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। थर्ड मैंने आपको क्या बताया कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक सबस्ट्रेट के लिए एक ही एंजाइम मौजूद है, वो दूसरे सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि एंजाइम्स के जो होते हैं वो एक्टिव साइट्स होती हैं, पूरा एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता,
उसकी खास साइड है जिसको एक्टिव साइट कहा जाता है, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेसिकली बेटा हमारे पास इनहिबिटर्स एंड एक्सिलरेटर्स। इनहिबिट कहते हैं रोकना, इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं। एक्सेलरेटर बढ़ाना, बढ़ाने वाले, गाड़ी के अंदर भी तो एक्सेलरेटर होता है, स्पीड को बढ़ाता है। तो इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंजाइम के साथ अगर अटैच हो जाएं तो एंजाइम की एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। दैट आर नोन एज इनहिबिटर्स। और मोस्टली जो पॉइजन्स वगैरह होते हैं, जहर जो होते हैं, जहर कैसे मारता है आपको एकदम से, वो बेसिकली इनहिबिटर्स होते हैं। वो इनहिबिटर्स आके आपके एंजाइम्स पे अटैक करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो रिस्पायरेशन का, जिसके नतीजे में हम लोग एनर्जी भी ले रहे हैं और ऑक्सीजन को कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो बेटा अगर हमारे पास खुदा न खास्ता अगर कोई पॉइजन आपकी बॉडी में गया, वो पॉइजन सीधा जाके एंजाइम्स की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, तो वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच ही नहीं हो सकेगा। और जब वो अटैच नहीं हो सकेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उस रिएक्शन ही नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो फिर आगे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, इनहिबिटर ज़्यादातर ऐसे होते हैं बेसिकली बेटा कि ये एंजाइम के साथ आके अटैच हुए और अटैच होने के बाद अगर मिसाल के तौर पे इसकी अक्सर शेप सबस्ट्रेट से मिलती जुलती होती है, या आप लोग फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ोगे एंजाइम्स का, तो ये पूरे के पूरे एंजाइम की शेप को ही डीनेचर कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं इनहिबिटर। Inhibitors are those molecules that actually stop the activity of enzyme. ठीक है, and accelerator are those molecules that enhance the activity of enzyme, जो बढ़ाते हैं, जो enzyme के साथ जब अटैच हो जाए तो उसकी एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, अच्छा कर देते हैं। that are known as accelerators। ठीक है, तो ये हो गया इनहिबिटर और एक्सेलरेटर। उसके बाद बेटा जी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है टॉपिक, जो आ जाता है उसमें मतलब कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम का, वो ये है कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं, मगर कभी कभी कुछ एंजाइम्स को एक साथ नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है, तभी वो एंजाइम मुकम्मल होता है और उसके बाद वो काम करता है। ठीक है जी, ये देखिए उसे कहते हैं कोफैक्टर। को का मतलब होता है साथी। ठीक है जी, को का मतलब साथी होता है। तो ये देखिए अगर ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है और ये इसकी एक्टिव साइड है, अभी ये इतना मॉलिक्यूल कंप्लीट नहीं है जब तक कि इसके साथ आके एक कोफैक्टर अटैच नहीं हो जाएगा। दिस इज़ कोफैक्टर। ये कोफैक्टर आके अटैच हुआ और ये साथ इसके एक्टिव साइड है, तभी जो है ये एंजाइम एक्ट करेगा। तो कुछ एंजाइम, और ये कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, तो कभी कभी बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, मगर समटाइम्स दे नीड अ नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर इट्स बेटर एक्टिविटी, एंड दीज नॉन प्रोटीन पार्ट्स आर नोन एज कोफैक्टर। कोफैक्टर कैन आइदर भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है जी, आपकी बुक में भी मेंशन है कि कोफैक्टर या तो ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, या तो ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। अच्छा जी बेटा, हमारे पास इसमें आपकी बुक में इसकी एग्जाम्पल भी मेंशन है। अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसी एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो जाए तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। टीपी, किसी होटल वगैरह में जाते हो ना, टिप देते हो, टिप, टीआई पे टिप, आई को रिमूव कर दो, टीपी बन जाता है। तो उससे आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसी भी एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो जाएगा तो उसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक अगला जो मैं बताने लगी हूँ, इसकी डेफिनेशन पेपर में अक्सर आ जाती है। कोफैक्टर बहुत ज़्यादा आता है, ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का शॉर्ट में मोस्टली आ जाता है। और डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर, और अभी एक हम कोएंजाइम भी देखने लगे हैं। तो अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होएगा तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। टाइटली से याद रखना, टीपी से टाइटली और लूजली बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। टीपी टाइटली बाउंड है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो लूजली बाउंड है, लूजली अटैच है, तो उसको कहा जाता है कोएंजाइम। उसे क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहा जाता है। और हमारी ज़्यादातर जो बॉडी में विटामिन वगैरह हैं वो कोएंजाइम्स का जो है वो काम करते हैं। ठीक है, विटामिन वगैरह जो होते हैं कोएंजाइम्स होते हैं, ये प्रोटीन के साथ मिल के जो होता है वो काम करते हैं। तो बेटा हमारे पास कोफैक्टर वो मॉलिक्यूल है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर्स 2 तरह के हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसी भी एंजाइम के साथ टाइटली अटैच हो जाएगा तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और अगर ये लूजली अटैच होगा तो उसको कहा जाता है कोएंजाइम। कोएंजाइम और कोफैक्टर में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, मगर कोएंजाइम कोफैक्टर की ही टाइप है, मगर वो ये है कि ऑर्गेनिक और दूसरा लूजली अटैच है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास एक और फीचर। लास्ट जो फीचर आ जाता है वो है जी, उसकी हेडिंग बनती है मेटाबॉलिक पाथवे।
मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे का ये मतलब होता है, अगर मैं फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन का आपको रिएक्शन बताऊं कि ये इस तरीके से हो रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे कोई भी सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और एंजाइम जो है वो उस मॉलिक्यूल में कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, मगर ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती। इस मिसाल के तौर पे ये P1 है, अभी इसने दोबारा से एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो तब जो होता है हमारे पास क्या होता है कि एक और एंजाइम जो होता है वो रिक्वायर होता है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और उस केस में ये जो प्रोडक्ट है वो इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम कर रही होती है। ये मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब है कि ऐसा फोटोसिंथेसिस नहीं होता कि फोटोसिंथेसिस मिसाल के तौर पे क्या है, प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से ऑक्सीजन और ग्लूकोज का बनना। देखने में तो आपको बड़ा आसान सा लगता है ना, ये स्टेप है, मगर आप लोग आगे पढ़ोगे कि लाइट और डार्क रिएक्शन होते हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन एकदम से नहीं होता, इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो जो पहला सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके साथ तो ये एंजाइम एक्ट कर गया, एंजाइम उस सबस्ट्रेट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बन गया, मगर ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसने अगेन एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो बेसिकली बेटा उस प्रोडक्ट के लिए एक और एंजाइम दरकार है, और उस एंजाइम के लिए ये जो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट का काम करेगी, क्योंकि एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये भी फाइनल प्रोडक्ट हो, तो फिर अगला जो हमारे पास मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट 3 बन रही है, उस रिएक्शन के लिए भी हमारे पास एक अलहदा से एंजाइम है, और इस केस में भी ये जो एंजाइम है उसके लिए ये जो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट का काम करेगी। ये मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब है कि जो एक लॉन्ग चेन चल रही है उसमें जो एक जो प्रोडक्ट होती है वो सबस्ट्रेट का काम करती है अपने ही एंजाइम के लिए, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होती है, मतलब कि जो प्रोडक्ट बन रही है वो अगर उसने एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था तब वो जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम कर रही होती है। ठीक है जी, ये मेटाबॉलिक पाथवे है, और ये हमारे पास टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स है। पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में पेपर में आ जाता है, और कभी कभी ये होता है कि शॉर्ट डेफिनेशन स्पेशली इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स की डेफिनेशन आ जाती है। एक्सेलरेटर जिनको मैंने कहा इनको एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक पाथवे, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो को फैक्टर है, को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप वगैरह, ये ज़रूर आ जाते हैं पेपर में। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।